Seventh question is, mention two government organizations each that regulate the health and education sector. दो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को आपने, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जो एजुकेशन को और हेल्थ को रेगुलेट कर रही हैं, उनके नाम देने हैं. इन इंडिया द मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल, डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन and various organizations such as NCERT, National Council of Educational Research and Training, और दूसरा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करता है इंस्टीट्यूट. रेगुलेट द एजुकेशन सेक्टर, तो आप कोई भी दो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ले सकते हो, NCERT ले सकते हो और UGC ले सकते हो. इसी तरह से ही हेल्थ जो है उसको कौन कौन रेगुलेट करता है. सबसे पहले मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ है एट द सेंटर लेवल एंड स्टेट लेवल, डिपार्टमेंट्स ऑफ हेल्थ एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च रेगुलेट द हेल्थ सेक्टर. तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR जो है वो हमारे हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट करता है. एजुकेशन सेक्टर के लिए आप NCERT, UGC, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, AICTE लिख सकते हैं. और हेल्थ के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और उसके बाद इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च बता सकते हैं. हाँ जी बोलिए. अब 8th क्वेश्चन देखिए. एजुकेशन इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन, और एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन. यहाँ उसने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को पूछा है. बहुत डिटेल में हमने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया था. एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. जो पेरेंट्स जानते हैं एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को, वो अपने बच्चों की एजुकेशन पर बहुत खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे हम मशीनों पर, एसेट्स पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे हमें रिटर्न्स मिलते हैं, इसी तरह से ही अगर हम एजुकेशन पर भी, बच्चों की एजुकेशन पर भी खर्च करेंगे तो उससे भी लॉन्ग पीरियड में हमें रिटर्न्स मिलेंगे. बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करने से वो एक बढ़िया लाइफ जी सकते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा, इनकम लेवल इंक्रीज़ होगा, फैमिली का इनकम लेवल इंक्रीज़ होगा, और साथ ही देश की भी GDP ग्रोथ बढ़ेगी. तो इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बिकॉज, फर्स्ट पॉइंट है, इट जनरेट्स टेक्निकल स्किल्स एंड क्रिएट्स ए मैन पावर विच इज़ सूटेड फॉर इम्प्रूविंग लेबर प्रोडक्टिविटी. सबसे पहले तो ये टेक्निकल स्किल्स जो हैं लोगों में जनरेट करता है, और इससे मैन पावर जो है वो मैन पावर स्किल्ड मैन पावर बन जाती है, और जो कि लेबर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करती है. इट टेंड्स टू ब्रिंग डाउन बर्थ रेट विच इन टर्न ब्रिंग्स डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उन्हें पता है कि बड़ी परिवार जो है उसके क्या नुकसान हैं, इसलिए जो बर्थ रेट है वो कम होता है, और इससे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी कम होता है. इट मेक्स मोर रिसोर्सेज अवेलेबल पर पर्सन. अगर हमारी पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो पॉपुलेशन के कम होने से पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बढ़ जाएगा, यानी पर कैपिटा इनकम जो है हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी. हमें पता है कि पर कैपिटा इनकम कैसे डिटरमिन की जाती है. इट इज़ नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. तो टोटल पॉपुलेशन के कम होने से पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज या पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी.
नेक्स्ट पॉइंट है इट रिजल्ट्स इन सोशल बेनिफिट्स सिंस इट स्प्रेड्स टू अदर्स हु मे नॉट बी स्किल्ड। तो सोशल बेनिफिट्स क्या होंगे? सोसाइटी में जो आप कह सकते हो कि गलत जो कुप्रथाएं चल रही हैं, जो एजुकेटेड पर्सन है वो उनको रिमूव करने की कोशिश करेगा, जिससे उसको सोशल बेनिफिट्स होंगे। सिंस इट स्प्रेड्स टू अदर्स, और इसके साथ ही सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स होंगे? अगर एक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसकी फैमिली भी पढ़ी लिखी होती है, तो इस तरह से सोशल बेनिफिट्स, सोसाइटी को बेनिफिट्स होने शुरू हो जाएंगे। और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं सोसाइटी में? सोसाइटी में इलीगल एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, करप्शन कम हो जाएगी, या आप कह सकते हो कि ये जो गलत कामों में लगे हुए हैं लोग, कोई क्या कहते हैं गैम्बलिंग में लगा हुआ है, या गलत तरीक़ों से जो लोग अर्न कर रहे हैं इनकम को, वो सारे सोशल ख़त्म हो जाएंगे और सोसाइटी को बेनिफिट्स होना शुरू हो जाएगा। दस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन लीड्स टू हायर रिटर्न्स इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में उसके हायर रिटर्न्स होते हैं अगर हम एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन इज डिस्कस द फॉलोइंग एज ए सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो दो सोर्सेज वैसे तो हमने पीछे डिस्कस किया था कि लगभग 4 सोर्सेज हैं, इसमें 4 या 5 सोर्सेज हम लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन और इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर उसने 2 सोर्सेज पूछ लिए हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। तो सबसे पहले हम हेल्थ की बात करेंगे। हेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। प्रिवेंटिव मेडिसिन होता है जैसे वैक्सीनेशन, जैसे अभी कह रहे हैं कि कोरोना वायरस जो फैल रहा है हमारे देश में, उसकी वैक्सीनेशन बन चुकी है। वो क्या करेगी? वो रिमूव नहीं करेगी, हमें क्योर नहीं करेगी उस कोरोना वायरस से, बल्कि हमें बचाएगी कि हमें कोरोना हो ही ना। इसी तरह से ही आपको पता है कि जब बच्चे का बर्थ होता है तो उसको कई तरह की वैक्सीनेशन दी जाती है, मीज़ल्स से बचाने के लिए, कॉलरा से बचाने के लिए, और भी बहुत सारे डिजीज़ हैं, ट्यूबरक्लोसिस से बचाने के लिए, तो उसकी वैक्सीनेशन होती है। और लगभग 5 साल तक बच्चे की वैक्सीनेशन होती है, जो कि उसे प्रिवेंट करती है बहुत सारी डिजीज़ से। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन्स होती हैं पहली। दूसरी मेडिसिन्स होती है क्यूरेटिव मेडिसिन्स। क्यूरेटिव मेडिसिन्स क्या होती हैं? कोई बंदा बीमार पड़ गया और बीमारी के दौरान उसको जो मेडिसिन्स दी जाती हैं उन्हें हम क्यूरेटिव मेडिसिन्स कहते हैं। तीसरी होती है सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन का मतलब है कि उनको हेल्थ लिटरेसी के बारे में पढ़ाना, कि आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रख सकते हो, आपको कैसा पानी पीना चाहिए, कैसे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, कैसा आपका कल्चर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी होनी चाहिए, फ़िज़िकल हेल्थ कैसी होनी चाहिए, इसे हम सोशल मेडिसिन कहते हैं। एंड प्रोविज़न ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो इन सभी चीज़ों पर सरकार के द्वारा हेल्थ एक्सपेंडिचर किया जाता है। हेल्थ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इंक्रीज द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स एंड इज़ दस अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हो कि जब हेल्थ पर एक्सपेंडिचर किया जाएगा, इससे सप्लाई हेल्दी लेबर फोर्स की बढ़ जाएगी, और जब हेल्दी लेबर फोर्स हमारे देश में ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करेंगे, और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करेंगे तो इससे देश का जीडीपी ग्रोथ रेट या प्रोडक्टिव लेवल जो है, प्रोडक्शन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये हमारा पहला सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो उन्होंने पूछा है वो हमने डिस्कस किया है। सेकंड है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और लोग मूव क्यों करते हैं? इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। पीपल समटाइम्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर इन सर्च ऑफ बेटर जॉब। तो इट इंक्लूड्स कि वो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट कर रहे हैं, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर रहे हैं।
तो जो टेक्निकल जिनके पास एजुकेशन होती है, टेक्निकल एजुकेशन जिन लोगों के पास होती है, मोस्टली दे पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. माइग्रेशन इन बोथ दीज केसेस इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, उनका आने जाने का खर्चा होता है, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द माइग्रेटेड प्लेसेस एंड साइकिक कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए स्ट्रेंज सोशल कल्चरल सेटअप. तो कौन कौन सी कॉस्ट हुई? एक तो वहाँ जाने का खर्चा, दूसरा वहाँ पर जाकर रहने का खर्चा माइग्रेटेड प्लेस पर, और तीसरा साइकिक कॉस्ट. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. साइकिक कॉस्ट होता है कि आप जब दूसरी कंट्री में जाते हो तो वहाँ पर आपको अलग तरह का कल्चर, अलग तरह का एनवायरनमेंट मिलता है जिसको आपने अडाप्ट करना होता है, और उसमें आपको एक रियल कॉस्ट बियर करनी पड़ती है. मनी कॉस्ट नहीं है, यहाँ रियल कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है. तो लोगों को अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ता है उस नए कल्चर में, नए प्लेस पर. तो वो भी एक कॉस्ट है जो उन्हें बियर करनी पड़ती है. द एनहांस्ड अर्निंग्स इन द न्यू प्लेस आउटवे द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन. लेकिन जो लोग माइग्रेट करते हैं उन्हें पता होता है कि ये जो कॉस्ट उन्हें बियर करनी पड़ रही है, झेलनी पड़ रही है, लेकिन जब उनके पास अर्निंग्स आएंगी नई जगह पर काम करने के बाद, तो वो अर्निंग्स आउटवे कर जाएंगी, यानी वो अर्निंग्स ज़्यादा होंगी कॉस्ट से. कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन से अर्निंग्स उनकी ज़्यादा होंगी, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं. सो एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज़ आल्सो ए सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो ये भी एक सोर्स बन जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इज establish the need for acquiring information relating to health and education expenditure for the effective utilization of human resources. नीड फॉर एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू. अब इन्फॉर्मेशन का क्या रोल है? किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन? हेल्थ एंड एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सपेंडिचर फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. कैसे ये हमें इनकरेज करती है कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज की इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें. पीपल नीड टू हैव इंफॉर्मेशन ऑन द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन. लोगों के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर वो बच्चों की एजुकेशन पर या बच्चों की हेल्थ पर खर्चा कर रहे हैं, यानी उनकी एजुकेशन और हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कितना उनकी कॉस्ट आएगी और कितना उनको बेनिफिट होगा. अगर लोगों को ये चीज़ पता चल जाए कि कितनी बच्चों की एजुकेशन या हेल्थ पर कॉस्ट आएगी और कितना उनको बेनिफिट आएगा, तो वो कंपैरिजन कर सकते हैं. अगर तो बेनिफिट ज़्यादा हैं, कॉस्ट कम है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे. अगर बेनिफिट्स कम हैं और कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करेंगे. लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो ये बताती है कि यहाँ से मिलने वाले एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ जो हैं, उनसे मिलने वाले बेनिफिट्स ज़्यादा हैं और उनसे मिलने वाली कॉस्ट जो है वो कम है. इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन पर. तो इस तरह से जब वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ और एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर करते हैं, तो इससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है. नेक्स्ट 11th क्वेश्चन इज़ हाउ डज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ. अब ये भी क्वेश्चन जो आपको यहाँ दिया गया है, इसमें सिर्फ पॉइंट्स ही दिए गए हैं, बट यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दीज पॉइंट्स एंड दिस इज़ गिवन इन योर टी आर जैन्स बुक. तो आप इस क्वेश्चन को इनकम्प्लीट मान के चलिए और इसको बहुत एक्सप्लेन डिटेल में करना है जब आप अपनी असाइनमेंट्स लिखेंगे. रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ. सबसे पहले तो इससे प्रोडक्शन बढ़ती है. जो स्किल्ड पर्सन्स होते हैं वो अनस्किल्ड पर्सन्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं. जो एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं, हेल्दी पर्सन्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड पर्सन्स होते हैं, वो अनहेल्दी पर्सन्स या नॉट स्पेशलाइज्ड पर्सन्स या जो जिनके पास इनेबल्ड होते हैं, इनेबिलिटी होती है, उनसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं.
तो इस तरह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रोडक्शन को बढ़ाती है। सेकेंड इज़ रेजेज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लोगों की एफिशिएंसी बढ़ाती है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है? क्योंकि स्किल्ड हो जाते हैं तो उनकी एफिशिएंट ज़्यादा हो जाते हैं, और एफिशिएंट ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देगी। ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंजेस इन आउटलुक एंड एटीट्यूड। जो एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं उनका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, उनकी आउटलुक पॉजिटिव हो जाती है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव चेंजेस उनके आउटलुक और एटीट्यूड्स में लाते हैं। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो रहन सहन का स्तर है वो इम्प्रूव होता है। जो एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एज़ कम्पेयर टू इल पर्सन्स और अनहेल्दी पर्सन्स और इलिटरेट पर्सन, उसके कंपैरेटिवली उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया होती है। रेजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो हेल्दी पर्सन है नेचुरली उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी। ही इज़ प्रज्यूम टू रिमेन अलाइव फॉर मोर ईयर्स। वो ज़्यादा ऑन एन एवरेज कितने साल तक कोई व्यक्ति ज़िंदा रहता है उसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। जो हेल्दी पर्सन होगा वो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा होगी। रेजेज सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस में हम कह सकते हैं कि जो लोग एजुकेटेड होते हैं या जो लोग हेल्दी होते हैं नेचुरली वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करते हैं, तो सोशल जस्टिस भी वो कर पाते हैं, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए कर पाते हैं, अपने नेशन के लिए कर पाते हैं। तो ये 11th क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। There is a downward trend in inequality worldwide with a rise in the average education levels. Comment. डाउनवर्ड ट्रेंड, जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है तो इनइक्वालिटी कम हो रही है। वर्ल्ड वाइड विद राइज इन एवरेज एजुकेशन लेवल। इनइक्वालिटी कम हो रही है जैसे क्योंकि एजुकेशन मेक्स एवरीवन इक्वल एंड दे अर्न सिमिलर सैलरीज। चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, अगर वो एक ही तरह की जॉब में लगे हुए हैं तो उनको सेम सैलरीज मिलेंगी, तो इससे इनइक्वालिटीज़ कम हो जाएंगी। अगर सेम एजुकेशन लेवल है तो आपको सेम एजुकेशन लेवल के बाद अगर आपको सेम जॉब्स मिली हुई हैं तो हर कोई व्यक्ति उस जॉब से एक जैसा कमाएगा, सेम सैलरी से अर्न करेगा, तो इससे इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो कम हो जाएंगी। 13th क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन हाउ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ फिर से एजुकेशन की इम्पोर्टेंस ली गई है और ये बेटर एक्सप्लेन किया गया है क्वेश्चन को। पीछे जो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस ली गई थी उसमें बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो बेटर ये है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है एजुकेशन की इम्पोर्टेंस से रिलेटेड जो आंसर है वो यहाँ से लीजिए। एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नंबर 1 प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है, ये हम इंक्रीज बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। ट्रेंड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन, स्किल्ड पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकता है। रेजेज एफिशिएंसीज एंड प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। और इसके बाद आप बताएंगे brings positive changes in outlook and attitudes. Knowledgeable and skilled people have modern outlook and attitudes that they make rational choice in respect of places and jobs. Improves quality of life, बेटर जॉब मिलती है, हाई इनकम मिलती है, हेल्थ इम्प्रूव होती है, तो इससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो जाता है। 14th क्वेश्चन इज ब्रिंग आउट द नीड फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। JM लिखा हुआ है, ये है ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर ए पर्सन। टेक्निकल ट्रेनिंग एड्स टू द कैपेसिटी ऑफ द पीपल टू प्रोड्यूस मोर. Firms given on the job training to enhance the productive skills of the workers so as to enable them to absorb new technologies and modern ideas. It can be given in two forms. The workers may be trained in the firm itself, या तो फर्म खुद उनको अपने ही अंदर कोई जो उनके एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, सीनियर लोग होते हैं, उनसे ट्रेनिंग दिलवा देते हैं जो नए लोग आते हैं, या फिर वो आउट ऑफ द कैंपस भी उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, यानी किसी दूसरी जगह पर कोई उनके ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ पर जाकर भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर्सनस को फर्मों के द्वारा दी जाती है। तो दो तरीके हैं, एक तो होता है कि कैंपस में ही ट्रेनिंग दे देनी और दूसरा होता है ऑफ द फर्म कैंपस ट्रेनिंग देना।
बाहर से ट्रेनिंग दिलवाना। 15th क्वेश्चन इज ट्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये फिर वही क्वेश्चन है, ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी आपको ह्यूमन कैपिटल की इम्पॉर्टेंस पूछी गई है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो ये क्वेश्चन आप जो ह्यूमन कैपिटल की इम्पॉर्टेंस का क्वेश्चन है उसमें आप इंक्लूड कर लेंगे, राइट। 16th क्वेश्चन इज डिस्कस द नीड फॉर प्रमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। Women Education Council has been set up to provide technical education to the women. It has set up many women polytechnics. It is essential to promote women's education in India. सबसे पहले वुमेन एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंस है, उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देने के लिए, और दूसरा टू मेक ए फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी रेट एंड हेल्थ केयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। फर्टिलिटी रेट पर इसका इम्पैक्ट होगा, और दूसरा वुमेन और चिल्ड्रन जो हैं वो हेल्दी बनेंगे, वुमेन हेल्दी होंगी और जो बच्चे जो हैं उनको अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा सकेगी। लास्ट क्वेश्चन इज आर्गो इन फेवर ऑफ द नीड फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। एजुकेशन और हेल्थ में सरकार की इंटरवेंशन क्यों होनी चाहिए, क्या सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार कैसे हस्तक्षेप करती है, सरकार बच्चों की फ़ीस को रेगुलेट करके हस्तक्षेप करती है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स इज़ नेसेसरी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ दोनों ही का ऑब्जेक्टिव जो है सोशल वेलफेयर है, इसलिए सरकार की इंटरवेंशन ज़रूर होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या हेल्थ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के ही साधन रह जाएंगे, वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए ही काम करेंगे, सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव कहीं गुम हो जाएगा। इसलिए सरकार की इंटरवेंशन होना ज़रूरी है। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज क्रिएट बोथ प्राइवेट एज वेल एज सोशल बेनिफिट्स। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस आर नीडेड टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज एंड गवर्नमेंट मस्ट कीप इट्स कंट्रोल ऑन देम। Expenditure on education and health institutes are important for the growth of a nation. The private providers of education and health services need to be regulated by the government. तो सरकार, ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार जो है इनको रेगुलेट करे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, ये जो मेन प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की थी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, ये सारी उसमें आपने लिखनी है। ये मैं अब टाइम भी हो रहा है आपकी क्लास का, ये दोबारा से डिस्कस नहीं करूँगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर NCERT क्वेश्चंस रिलेटेड टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन।